आदाब, आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में इस हफ्ते की डिबेट में बात करेंगे तेलंगाना में कब होगी भर्ती। नाजरीन, तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 91,142 खाली पोस्टों पर भर्ती का ऐलान किया, जिसमें से 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का फैसला लिया है। बकिया 80,039 खाली पोस्टों पर रास्त भर्ती करने का ऐलान हुआ। केसीआर ने असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान कहा कि नए जोनल सिस्टम के तहत 95 से 97% मकामी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। नए जोनल सिस्टम पर अमलावरी के बाद नॉन लोकल कोटा खत्म हो गया है। इस सिलसिले में केसीआर ने हद उम्र में 10 साल की नरमी का भी ऐलान किया है। नए पोस्टों पर भर्ती के बाद सरकारी खजाने पर 7,000 करोड़ का इजाफी बोझ आयद होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि वज़ीर आला ने खाली पोस्टों पर भर्ती का ऐलान तो कर दिया, कब तक भर्तियों का अमल मुकम्मल होगा? यह सवाल बेरोजगार नौजवानों में गश्त कर रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आइंदा साल तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। भर्तियों का यह अमल क्या 1 साल तक चलेगा या फिर तेलंगाना में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा? इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ टीआरएस पार्टी के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी जुड़ेंगे और इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर शुजात अली और बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास हमारे साथ होंगे। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल इस्तकबाल है। खैर मकदम है टीआर श्रीनिवास जी और शुजात साहब। शुजात साहब, जिस तरह से भर्तियों का अमल है, 2008 का मामला भी हमने देखा, डीएससी का, 2017 के टीचर्स रिक्रूटमेंट का मसला हमने देखा, अब 2022 वादे हो रहे हैं, लोगों में उम्मीद अब बहुत ज्यादा जग गई है, नौजवानों में खासकर, कि अब उनका मुस्तकबिल संवरने वाला है। इन भर्तियों के ऐलान को आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन भी सामने है। ऐसा ही देखते हैं जैसे केसीआर साहब ने कहा था कि टीआरएस की सरकार बनेगी तो एक शेड्यूल कास्ट हमारा सीएम बनेगा और 4 मुसलमान उसमें कैबिनेट के मिनिस्टर रहेंगे। और वो उस वादे को भी हम याद करेंगे कि 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा, बल्कि असेंबली में इसका कानून भी बन चुका था जी। उसके बावजूद इस पर अमल नहीं हुआ। तो हम इस वादे को जो रिक्रूटमेंट के बारे में है ऐसा ही समझेंगे जैसे वो वादे वफा ना हो सके। जी, टीआर श्रीनिवास जी, बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? क्योंकि 7-8 साल दूसरी टर्म के खत्म होने पर यह ऐलान हुआ है। हेलो टीआर श्रीनिवास जी, टीआर श्रीनिवास बीजेपी लीडर, शुक्रिया, आपने हमें ये डिबेट में बुलाया जी। ये डिबेट में बुलाया आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो घोषणा की गई 10 तारीख मार्च को, जो ब्लॉकबस्टर जो रिलीज हुआ जी, तो ऐसा दिखाने में कि 80,000 जॉब्स तो रिक्रूटमेंट और बाकी 11,000 के आसपास वो जो कॉन्ट्रैक्ट के जो उनको रेगुलराइज करने के लिए जी। केसीआर साहब बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, और मैं कहूंगा उनके पास जो, अगर आप कॉर्पोरेट टर्म्स के अगर पूछें, वो पॉलिटिकल स्प्रिंकलर्स जो होता है उनके पास बहुत सारे हैं। जहां जहां पॉलिटिकली कहीं पे भी फायर होता है, वो फायर फाइटिंग के लिए वो स्प्रिंकलर ऑन कर देते हैं जी। अब ये बहुत सोची समझी चाल है। आप सोचिए, इन्होंने जो बजट एलोकेशन किया है और बजट इन्होंने जितने ब्रेकडाउन किया है जिला वाइज और जोन वाइज, सब कुछ आप देखें, ये मेरे हिसाब से ये 7 साल से जो अब तक जो वादे होते आ रहे हैं बहुत कम है। और दूसरे हमारे बंडी संजय साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने एक सवाल बहुत सीधा पूछा, 1,90,000 का वैकेंसी था भैया, आप इतना 80,000 के 90,000 का आप हिसाब दे रहे हैं, बाकी का क्या हुआ जी? वो उसके बारे में अभी कोई जवाब नहीं है। और बाकी जो एलोकेशन है, जो बाइफर्केशन है जो फंड्स का, जी, बाकी अगर आप देखें
बहुत ताज्जुब होता है कि आप 7 साल में इतने ही जॉब्स आइडेंटिफाई कर सके। ये मेरा एनालिसिस है। जी श्रीधर रेड्डी जी, जिस तरह से दोनों मेहमानों ने कहा कि इन भर्तियों को लेकर कैसे भरोसा किया जाए, कितनी जरूरत थी और कितने का ऐलान किया है सरकार ने? कांग्रेस और बीजेपी की भरोसे से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है। तेलंगाना की जनता जो है, हमारे जो यूथ है, युवा है, उन लोगों को भरोसा है कि हम लोग ये पूरा जॉब्स फिल करेंगे। क्यों बोले तो पिछले 8 साल में करीब 1,32,000 से ज्यादा हम लोग यहाँ पर जॉब्स फिल किए हैं और अलग अलग तरीके से आप जानते हैं वो फिलअप हुआ है। अभी ये जो 80,000 से ज्यादा जो जॉब्स आइडेंटिफाई किए हैं जी, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के अलावा टीचर्स, पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के टोटल 27 डिपार्टमेंट है सर। अब उम्मीद जगी है लोगों की। बड़ा सवाल यह है कि ये भर्ती कब तक होगी? देखिए, इसमें टीएस पीएससी के अलावा कल ही हमारे चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो जॉब्स टीएस पीएससी होता है वो करेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट एजेंसी रहेंगे, उन लोग उसका काम करेंगे जी। इसका मतलब है साइमल्टेनियसली एक ही दम पूरे जॉब्स का, मैक्सिमम जॉब्स का रिक्रूटमेंट चलेगा। जैसा जैसा जो जॉब्स आइडेंटिफाई किए हैं वो डिपार्टमेंट तैयार है, उसके हिसाब से नोटिफिकेशन दिया जाएगा और एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे जी। उसके ऊपर ये जॉब्स फिल होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जी, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में जितना जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 जो जॉब्स थे जी, उससे 4 गुना अभी दिए हैं। आप लोग समझना चाहिए गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट के पीछे एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। G0317 के अमल के बाद, इंप्लीमेंटेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कैडर स्ट्रेंथ, जोनल, मल्टी जोनल, स्टेट लेवल पूरा गणना होने के बाद एक नंबर के ऊपर पहुंचा गया एंड दैट नंबर विल बी नाउ रिक्रूटेड। ये लोग समझना चाहिए। और कांग्रेस और बीजेपी की बात, उन लोग वही बात करेंगे क्यों बोलते उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस श्रीधर रेड्डी जी, उधर नहीं। श्रीधर रेड्डी जी जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको एक अच्छी खबर दिखी। केसीआर ने जब कहा कि 10 बजे टीवी देखें, ठीक है, 10 मार्च को, तो सारे नौजवान ये समझ रहे थे कि हमारे लिए बहुत बड़ा ऐलान है और वाकई वो बड़ा ऐलान हुआ भी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन की भी बात हो रही है, क्या इलेक्शन से पहले ये रिक्रूटमेंट हो जाएंगे या सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फौरन फिर इलेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा? इलेक्शन के बाद खाली पॉलिटिकल पार्टियां कर रहे। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब या केसीआर साहब ने क्लियर बोल दिया था, ये जो अनएम्प्लॉयज है, मतलब जो भी जितने भी जॉब सीकर्स है, उन लोगों को उसके पढ़ाई के ऊपर ध्यान कर दें जी। पॉलिटिक्स की बात आप बंद करेंगे और आपके जॉब के ऊपर आप ध्यान दीजिए, या कोचिंग हो, पढ़ाई हो, ट्रेनिंग हो, एग्जामिनेशन हो। क्यों बोले तो ये जो पार्टियां हैं, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आज इन लोग उसको कोई काम नहीं है लोगों को भड़काना, गलत अंदाजे पे यूथ को लेके जाना, उन लोगों को कुछ तो भी बोल करके कल 4 वोट पाने के लिए इन लोगों का ये युक्त रहेंगे। हम उसमें जाने वाले नहीं। जैसा हमारे सीएम साहब असेंबली में बोला है, ठीक ऐसा ऐलान दिया है कि ये डिक्टेटर नहीं, लेकिन अपोजिशन पार्टियां हैं, आपके काम पर सवाल तो उठाएंगी और उनके पास भी तो कई लोग जाते हैं पार्टियों के पास, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका अपना एक हल्का है। जिलानी साहब, मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है, शुजात साहब, क्या केसीआर ने असेंबली में ये ऐलान नहीं किया था कि मुसलमानों को जॉब्स में 12% रिजर्वेशन दिए जाएंगे? ये ऐलान कानून भी बनकर सामने आया, लेकिन क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन हुआ? क्या एक्सपेक्टेशन है? एक मिनट जिलानी जी, जी जिलानी जी, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में हर साल 2 करोड़ की जॉब के ऐलान दिए थे, उसके बाद तेलंगाना में एक भी जॉब नहीं आया। आज की तारीख में केंद्र सरकार के अब तक 10 लाख जॉब्स खाली है, वो भर्ती नहीं कर रहे। हर साल 2,50,000 आप क्या कर रहे हैं बताइए ना, हमको पता है कि सेंटर ने। श्रीधर रेड्डी जी, शुजात साहब का सीधा सवाल है कि जो सरकार के हाथ में है, ठीक है, बीजेपी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं, हम स्टेट के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। शुजात साहब का सीधा सवाल है, आपने यहां पर स्टेट में 12% रिजर्वेशन की बात हुई, खैर ये अलग चीज, कानून पास किया आपने, ठीक है,
तो क्या ये असल मसला ये है कि इलेक्शन सामने है और स्टूडेंट्स को ये डर है कि कहीं इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा तो हमारी नौकरी फिर लटक जाएगी? मैं आपके पता नहीं कौन कोर्ट पे चला जाए। सुनो भाई, बीच में क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, शुजात साहब सुन लीजिए, उसके बाद आप सुनिए जाओ। मेरी बात। मैं लेट मी कंप्लीट जी, मैं आपको सीधा बताना You have already completed. You have already completed. Let me interfere. अरे सुनो भाई, अब बीच में क्यों आ रहे हो? जी इलेक्शन श्रीधर तो जी, दिसंबर 2023 का है। अगर किसी पर कोई भी पार्टी बाहर ये प्रचार कर रहा है इलेक्शन पहले आ जाएगा, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगी, ये उन लोगों का सोच है। ये राज्य में ये भर्ती होना नहीं चाहते उन लोग, अनएम्प्लॉयज को भड़काना है उन लोगों का काम। हमारा वो काम नहीं है। 100% तेलंगाना राज्य सरकार ये पूरे जो भी वैकेंसीज है उसको हम लोग फिल करेंगे। इलेक्शन से पहले कर लेंगे, इलेक्शन से पहले कर लेंगे, बिल्कुल 100%। जी। टीआर श्रीनिवास जी, टीआर श्रीनिवास जी। जिलानी साहब, मैं इन्हीं का डेटा इन्हीं को कोट करता हूं जी। ट्रांसपोर्ट, रोड्स, बिल्डिंग एंड डिपार्टमेंट 563 इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक, 1500 करोड़ इन्होंने ये हाल ही के बजट में टीएसआरटीसी को दिया है। 1500 में से 850 तो आपको लोन चले जाते हैं, लोन गारंटीज, और 650 आपका आसपास आपका वो कंसेशन है, ये उसके हिसाब से चला जाता है। बचा कुछ 150 करोड़ के आसपास आपको कुछ बचता है। मगर इन्होंने जो 563 जॉब्स आइडेंटिफाई किए, टीएसआरटीसी को एक्सपांड करने की बात हो रही थी ताकि उसको एक प्रॉफिटेबल बनाया जाए। मगर इतना कम आप बजट एलोकेशन कर रहे हैं, ये तो बंद होने के कगार पे है। इसका जवाब दीजिए। जी श्रीधर रेड्डी जी। टीआर श्रीनिवास जी, एक जवाब आप भी दे दीजिए। श्रीधर रेड्डी का भी ये सवाल था कि मोदी हुकूमत भी नौकरियों की बात करती रही है, इतने साल हो गए, कितना दिया? आप लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे पॉलिटिक्स में, तो बच्चों का क्या भला? सवाल की बात नहीं जिलानी साहब जी, सवाल की बात नहीं। हम लोग यहाँ मैं क्लियर बताया आपको, 1,32,000 के ऊपर हम लोग जॉब्स ऑलरेडी दिए हैं, और ये नया 80,000 के ऊपर नया नोटिफिकेशन आएंगे, और एक 11,000 की जॉब जो है वो रेगुलेशन हो रहा है। मैं सीधा इसलिए पूछा, जो आप यहाँ पर चिल्लाते हो, हर दिन कुछ भी बोलते रहते हो, आपका हुकूमत, आपका सरकार कितने जॉब्स तेलंगाना को दिए? 2 करोड़ हर साल जो देने वाले थे, उसमें तेलंगाना का हिस्सा कितना था? कितने जॉब्स हमारे? ठीक है, टीआर श्रीनिवास जी जवाब दें। कम से कम जो बीजेपी के में काम करते हैं, कम से कम जिलानी उसमें कितने लोगों को जॉब्स आ गए? ठीक है, श्रीनिवास जी आपका जवाब देंगे। श्रीधर जी, श्रीनिवास जी आपका जवाब देंगे। मैं रेड्डी साहब के बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं स्टेट के बारे में बात करिए। मैं आपका ही बजट का दूसरा कोटेशन ले रहा हूं। 353 जॉब हस्बेंड्री और फिशरीज। यहाँ पे देखिए, हमारे देखिए होल्ड ऑन कीजिए रेड्डी साहब होल्ड ऑन कीजिए। मैं भी चिल्ला सकता हूँ, आप होल्ड ऑन कीजिए। हमको सुनिए, मैंने आपको सुना है, सुनिए, एक दूसरे की सुनते हैं। 353 जॉब्स टीआर श्रीनिवास बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई किया है। जब केजीए टीआर श्रीनिवास जी, सवाल सुन लीजिए उनका। 353 जॉब्स इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। केटीआर साहब का बयान था कि वो डेयरी डेवलपमेंट में तेलंगाना को नंबर 1 पहुंचाएंगे। वो देख रहा था कि बहुत सारे डेयरी इंडस्ट्री आ रहे हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मंडल लेवल पे और बाकी लेवल पे अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री का रैली, आपको पशुपालन के लिए आपको थोड़ा बढ़ाना है, इतने कम जॉब से तो आपको चलेगा नहीं, आपको इससे ज्यादा एलोकेशन करना है। जी श्रीधर रेड्डी जी, देखिए हर डिपार्टमेंट का जो ब्रेकअप दिए हैं उसके हिसाब से जो आइडेंटिफाइड जॉब्स है, हम लोग क्लियर तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जोनल वाइज सब दिए थे। उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होगा। और कोई कागज पकड़ के आएंगे तो रिक्रूटमेंट कौन करेगा? ये पूछते जाते हैं, दैट इज द जॉब ऑफ डिपार्टमेंट, दे विल बी डूइंग इट। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, जब आप यहाँ पर पूछते हो, आपका भी एक सरकार है। मैं कांग्रेस को इतना जोर से नहीं पूछ रहा हूं, क्यों? उसका यहाँ या वहां जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, आप हमारा काम यहाँ पर कर रहे हैं, आपका काम जो बाकी है उसका आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को।
तेलंगाना में मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं। ठीक, क्यों? जवाब देने का दम नहीं है आपके ठीक है। पास, शुजात समाचार शुजात नहीं साहब, है। अक्सर आप आज हमारे शुजात डिबेट साहब, में सरकार के खजाने पर सवाल उठाते रहे हैं और अब यह कहा जा रहा है कि नए पोस्टों की जी। भर्ती के बाद जो सरकारी खजाना है उस पर 7,000 करोड़ का इजाफी बोझ होगा। क्या सरकार 7,000 इसे करोड़, बर्दाश्त yes। कर पाएगी? शुजात अली साहब, 100%। मैं बड़े अफसोस के साथ ये 100% कहना तेलंगाना चाहूंगा सरकार जिलानी ने साहब कि मरकज में भी बहुत जल्द फिनेंशियल इमरजेंसी आने वाली है और तेलंगाना में भी बहुत बड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला है। हम लोग इतने कर्जों में मुब्तला है कि हमारी तीसरी चौथी जनरेशन भी इन कर्जों को खत्म नहीं ये कर आपका पाएगी। उम्मीद है। अगर आप 7 साल से हुकूमत चला रहे हैं विदाउट एनी रिक्रूटमेंट, इसका मतलब ये है कि आपका काम चल रहा है। अचानक आपको क्यों याद आया कि 80,000 जो है वैकेंसीज को भरना है? इसलिए भरना है कि जब भी चुनाव आएगा मैं क्या समझाऊं ये मुद्दा आपको? वहां तक जाएगा और क्या चुनाव मैं से समझाऊं पहले कुछ आपको? अदाकारी हो जाएगी और ठीक। टाइम टाइम फिश हो जाएगा मामला। ठीक है, पैसा मैं चाहिए समझाऊं ना, आपको? ठीक है, कैसे श्रीधर करेंगे आप जी, इम्प्लीमेंटेशन? श्रीधर जी, आपके इरिगेशन सरकार अधूरे के हैं, आपकी सड़कें अधूरी हैं, इकोनॉमिकल आपके कंडीशन तालीमी क्या इदारे है अधूरे हैं, और ये अनाउंसमेंट आपके हुआ है, कॉलेजेस क्या तबाह सरकार हैं, इतना बोझ आपके बर्दाश्त कर यूनिवर्सिटीज पाएगी? तबाह कहां हैं, से तो हो कैसे लाएगी करेंगे? इतना पैसा? देखिए जी, आप इन लोगों को थोड़े मैं आंकड़ा बताना चाह रहा हूं। ठीक है। 7 साल के बाद, ये 7 साल में हमारा जो जीएसडीपी ग्रोथ है 130% है और नेशनल एवरेज से हमारा ज्यादा है। इवन पर कैपिटा इनकम वे आर 100% मोर देन द नेशनल एवरेज। हमारा स्टेट मजबूत है, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग स्टेट है और आपका जीएसडीपी है 11.54 लाख करोड़। जी, जो स्टेट, जो राज्य 2.5 लाख करोड़ की बजट लगाते हैं, सोच समझ के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के बाद जितने भी खालियां आए हैं उसको फिल करने के बाद हमारा जो बर्डन होगा 7,000 प्लस करोड़, जैसा आपने बताया। जी, पूरे स्टेट गवर्नमेंट समझने के बाद, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात बोला जाता है असेंबली में ऑन रिकॉर्ड। आप समझना चाहिए, आप कांग्रेस वालों का ये बुरी उम्मीद है कि स्टेट बर्बाद हो जाए और गवर्नमेंट बर्बाद हो जाए। अरे आपके मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हमारे क्यों पास बात कर रहे हैं फाइनेंशियल आप? प्रॉब्लम्स हैं। वी नो हाउ मैं टू नहीं कह रन रहा द हूं। गवर्नमेंट। वो रोड के सेंटर पे के पैसे स्टेट निकल इज रहे टॉप हैं। ऑन दी जीएसडीपी ग्रोथ। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं स्टेट नहीं इज कह टॉप रहा ऑन हूं। मैं आपके पर ही कैपिटा मुख्यमंत्री इनकम। की बातों को अगर आप दोहरा नहीं रहा हूं। समझेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हमारा राज्य तरक्की आपने ना हो कहा कि जाए, 2.5 लाख करोड़ आप रुपए हमको बजट रोकेंगे है। नहीं। तो मुझे ये बताइए कि हाँ कितना जी। बजट आपने इस्तेमाल किया? कागज पर तो बहुत श्रीधर है। जी, श्रीधर जी, चीफ हाँ जी। मिनिस्टर के बार बार ये कहने पर कि हमें इतना पैसा चाहिए, सेंटर से ये चाहिए, अगर पैसे का बार बार ऐसा मुतालबा हो रहा है और आप एक जी। बड़ा काम करने जा रहे हैं तो इसके लिए पैसे की आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो कहां से करनी ये पड़ेगी। इंतजाम होगा? सीधा सवाल है शुजात साहब का। देखिए हमारा स्टेट का जो रेवेन्यू सोर्सेस है जी, वो बढ़ते जा रहे हैं पिछले साल से। कहां से बढ़ ये रहा है साल भाई? expectation कहां से है बढ़ रहा है आपका 30,000 करोड़ आप ज्यादा। पानी कर रहे हैं वोट के इसलिए तो खातिर। हमारा सुनिए भैया, आप सुन लीजिए शुजात साहब, सुन नहीं, लीजिए। आपको हम कह रहे हैं। वो खाली बता रहे हैं, परेशान सरकार की हैं। तरफ से बता रहे हैं, वो स्पोक्स आप पर्सन परेशान है हैं, टीआरएस की तरफ से। आप परेशान सुन हैं। लीजिए। बजट स्टेटमेंट में हमारा रेवेन्यू जनरेशन का जो तरीका है उसका पूरा चार्ट हरीश राव साहब ने बताया। जी। एंड एवरी ईयर वी आर इंक्रीजिंग द बजट। कोरोना के टाइम पे भी या पेंशन नहीं रुके, या रैतु बंधु नहीं रुके, या इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन नहीं रुके, हैदराबाद का डेवलपमेंट नहीं रुके। हैदराबाद में जो फ्लाईओवर हो रहा है, हैदराबाद का डेवलपमेंट यहाँ क्या हुआ? हो रहा है, सड़कें नो वैसी ही हैं। डेवलपमेंट, नो वेलफेयर इज स्टॉप्ड इन तेलंगाना स्टेट। ट्रेनी सिस्टम आप बर्बाद हो समझना गया। चाहिए, हैदराबाद हम एक में तरीके से improvement काम हुआ। कर रहे ठीक है। हैं। आप सुनिए, हैदराबाद में improvement हमारा कहाँ दिखाई दे हमारा रहा जो है? सुनिए, बीच में आए तो अरे आपको क्या सुनिए समझ में भाई, आएगा? आपको सुन के खरी इंटरव्यू कर रहे हैं। all our debts are in the well within the limits of FRBM, and we are a A1 plus rated state as far as the RBI is concerned. आपको समझना चाहिए ये बात पूरे। श्रीधर रेड्डी जी, यानी सरकार अपनी आगे की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, उसकी जो इनकम होगी वो बढ़ेगी, उसके भरोसे ये सब अनाउंसमेंट हो रहा है। नहीं, इनकम तो बढ़ेगा जी। ही, मगर जो वैकेंसीज है उसको फिलअप करना, जी, जो हमारे अनएम्प्लॉयज जो है, यूथ है, उन लोगों का आश्वासन, जो एस्पिरेशंस फिल करना, उनको पेंशन ये हमारा अभी तक आपने जिम्मेदारी नहीं दिया है। यूथ को। चाहे कोई बर्डन अगर हम उठाना भी है, जी। वी आर रेडी टू टेक द बर्डन, जी। बट एट द सेम टाइम। लेकिन एक सवाल यह भी है श्रीधर जी, एक सवाल यह भी है, सरकार का जो लोन है, सरकार पर कर्ज है, जी। उस पर जो सूद अदा कर रही है सरकार करोड़ों रुपए का,
सरकार इससे अभी बाहर नहीं निकल पाई है, फिर एक नया मामला, नया इशू, फिर नई इनकम कैसे होगा जी? फाइनली मैं बता रहा हूं जी, द डेट टू जीएसडीपी रेशियो ऑफ तेलंगाना स्टेट इज 21%. द डेट टू जीएसडीपी रेशियो ऑफ द कंट्री 63-70%. जी। 63% से ज्यादा है. तो आवर फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी मच हेल्दी. वी आर इन ए पोजिशन टू बेयर. हम ये जो बर्डन, ये जो जिम्मेदारी आगे आने जी। हैं, उसको हम लोग निभाने में हम पूरा तंदुरुस्त हैं. इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से काम करते जी। जाएं. टी.आर. श्रीनिवास जी, क्या आप सहमत हैं श्रीधर जी के इन बातों से कि तेलंगाना हुकूमत बर्दाश्त करने के काबिल है और आइंदा उम्मीद है कि जीडीपी बढ़ेगी, इनकम अच्छी होगी और हम सारे काम करेंगे? श्रीनिवास जी, देखिए, जहां तक रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का 2021 और 2022 2,05,000 करोड़ के आसपास आ रहा है और आपका एक्सपेंडिचर है 2021-22 का 2,10 करोड़. और ये इम्बैलेंस को इन्होंने कुछ फिगर्स के साथ मैंने कुछ खेल के उन्होंने सरप्लस दिखाया कुछ 4,500-5,000 करोड़ का ये प्रेजेंट बजट में. देखिए, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, मगर प्रैक्टिकल होना भी एक अलग बात है. इनको ये देखना पड़ेगा, सिंस हमारा जो नया स्टेट है, जो जनरली हमारे केटीआर साहब बोलते हैं स्टार्टअप, वो स्टार्टअप तो था नहीं पहले से ही. वो एक फल फूल, हैदराबाद फल फूल रहा था, तो उसको एक प्लेटर में मिला है तेलंगाना को तो डेवलप करने के लिए. यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना. होल्ड ऑन कीजिए श्रीधर जी, मेरे को Are you from Telangana or? I am from Telangana. यस, तेलंगाना से ही है. टी.आर. श्रीनिवास जी तेलंगाना से ही है. बीजेपी आपका मतलब है पूरा क्वार्टर में कहा आंध्रा से हैं. ये तो कोई अच्छी बात कहीं पार्टी से है. श्रीधर जी, टी.आर. श्रीनिवास बीजेपी पार्टी से यहाँ पर बात करने के लिए आई है. आपको क्वार्टर में मिला है, क्वार्टर में कहा मिला है? देखिए, जो राज्य का जीएसडीपी में 5 लाख से 12 लाख करोड़ के करीब तक आते हैं, आप बोलते हैं हमारा काम कुछ नहीं हुआ है. मेरे को कंप्लीट करने दीजिए. श्रीनिवास जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए. श्रीनिवास जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए. मेरे को कंप्लीट करने दीजिए. आप पूछ रहे हैं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए. ठीक है, उनकी बात सुन लीजिए पहले. श्रीनिवास जी कंप्लीट कीजिए. देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जी. दूसरा इंडस्ट्रीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. अगर सेंटर के साथ मिलकर अगर आप काम कर सके तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं, आप काम कर सकते हैं. मगर अफसोस की बात है, तंज कसने से और रसाकसी करने से कोई काम नहीं. अपना ही जो डेवलपमेंट के काम है वही रुकेंगे. और मेरा ये सजेशन है टीआरएस की सरकार से, अब मिल बैठे हमारे साथ, हम बहुत कुछ एवेन्यूज कर. ये अच्छी बात है कि आप सजेशन भी दे रहे हैं और साथ काम भी कर सकते हैं. ठीक है, एक सवाल बहुत बड़ा सवाल ये है श्रीधर जी, सरकार ने स्कूल्स को सारे अगले साल से इंग्लिश मीडियम करने की बात की, ठीक है सर. और अगर 2017 की मैं बात करूं तो सर टीचर्स रिक्रूटमेंट का हुआ था, उसमें तकरीबन जो है 900 उर्दू मीडियम की जो पोस्ट थी उसमें से 558 अभी भी खाली है. एक तरफ आप इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं तो उर्दू मीडियम वालों को अब ये परेशानी है कि हमारी भर्ती होगी कि नहीं होगी. 2017 वाले लोग हैं, ये उर्दू वालों के लिए एक सवाल है. क्या करें ये स्टूडेंट्स, ये नुमाइंदे जिन्होंने जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब इंग्लिश मीडियम के मामले में फंस रहे हैं? इंग्लिश मीडियम लाना एक अलग चीज है जी. क्या उर्दू मीडियम में कहीं खाली है तो उसको भर्ती करना एक अलग चीज है. मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के प्रीव्यू में है, अगर ऐसा कुछ कमी है तो हम भी वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार है. नंबर 1 जी. नंबर 2, ये आपके बीजेपी के भाई साहब ने बोल रहे हैं कि आप सेंटर से काम करो जी. सेंटर के हम लोग काम करने के लिए तैयार है, मगर 1 रुपए का मदद नहीं मिलेगा जी. जब हैदराबाद में बारिश आते हैं, फ्लड्स आते हैं, 1 रुपए नहीं मिलेगा. तेलंगाना के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को 1 रुपए मदद नहीं मिलेगा. खाली वैसे ही आप खाली बताएंगे बिना कुछ समाचार, मतलब सेंटर से काम करना. क्यों काम करना? सेंटर से काम करने के बाद भी 1 रुपए का को नहीं मिला. आप समझना चाहिए, आपका भरोसा के ऊपर हम लोग तेलंगाना नहीं चल रहे हैं. जो राज्य फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जिसका रिसोर्सेज स्ट्रांग है, जिसका लीडर केसीआर साहब ने स्ट्रांग है, विजनरी है, तो इसलिए ये स्टेट इरिगेशन में
या दूसरे। ठीक है, टीआरएस बीजेपी के नोकझोंक तो चलती रही क्योंकि मरकज में बीजेपी की सरकार है और इधर टीआरएस की। शुजात साहब, आपने दोनों मेहमानों को गौर से सुना, एक दूसरे को आंकड़े बता रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि ये भर्तियां टीआरएस क्लियर कर रही है कि इलेक्शन से पहले सारी भर्तियां हो जाएगी? फिर भी क्यों एतराज है? सरकार एक अच्छा काम अनाउंस कर रही है, एक अच्छा काम करने जा रही है, तो एतराज किस चीज को लेकर है? लास्ट कमेंट आपका। जैसे मैंने पहले कहा था, हमें उम्मीद इसलिए नहीं है कि 12% रिजर्वेशन के बारे में जब आपने कानून बना दिया और उस पर जो है अमल नहीं हुआ, तो हम ये कैसे यकीन करें कि एक पॉलिसी डिसीजन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है तो रिक्रूटमेंट में कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई लड़का चला जाए किसी और बुनियाद पर के रिक्रूटमेंट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और हाई कोर्ट से उसको स्टे मिल जाए तो टाई फिश हो सकता है मामला, और खुद टीआरएस भी ये कर सकती है। इसीलिए हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन एक चीज टीआरएस की तरफ से क्लियर कर दी गई है कि इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं और इलेक्शन से पहले यह रिक्रूटमेंट हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, खासकर वो नौजवानों के लिए जिनकी भर्तियां होनी है, उनको ये लग रहा था कि कहीं इलेक्शन आ जाएगा तो हमारी नौकरी लटक जाएगी। लेकिन टीआरएस की तरफ से आज ये क्लियर किया गया कि इलेक्शन इसमें आड़े नहीं आएगा, इलेक्शन से पहले ये भर्तियां होगी और सरकार इस बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल भी है और आगे इन पोस्टों को भर्ती करके आसानी से चलाया जाएगा। तो देख लेते हैं इलेक्शन से पहले कितना काम होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। श्रीधर जी आपका, टी आर श्रीनिवास जी आपका और शुजात अली साहब आपका भी बेहद शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।